हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपने इसको लाइक भी कर लेना है और इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करना है। तो ये आज का हमारा 16th वीडियो है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एज यूजुअल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपने पूरे जोश के साथ हमारे इस क्वेश्चन की सीरीज में पूरे एंड तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और आपने सेशन के एंड होने के बाद आपके जितने भी मार्क्स आए हैं आपने उसको कमेंट जरूर से करना है कि आपके इतने मार्क्स बने हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 2 स्टूडेंट read the same passage yet construct entirely different interpretation of its meaning. Which one of the following is true about them? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दो विद्यार्थी हैं, एक ही अवतरण को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक पैसेज है, ठीक है ना, तो वो दोनों हैं, उन दोनों ने एक ही पैसेज को पढ़ने के बाद क्या हुआ, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। तो वो उन्होंने बाद में जो उनका मीनिंग निकाला उस पैसेज का, वो अलग अलग आपको देखने को मिला। इसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सच है? तो आपको यही बताना है कि निम्नलिखित में से जो नीचे दिए गए कथनों में से जो बातें कही गई हैं तो कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया हुआ है कि इट इज नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट्स नीड टू रीड द पैसेज, कि हाँ भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो विद्यार्थियों को जो पैसेज है वो दोबारा पढ़ना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये करना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 2 इट इज पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज नॉट एक्सप्लेन द पैसेज, कि क्या ये उन्होंने कहा कि ये संभव है क्योंकि अभी तक टीचर ने इस पैसेज को समझाया ही नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इन अ वेरिड वेज। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि ये पॉसिबल है, ठीक है ना, पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो प्रभावित कारक होते हैं वो आपके जो भी लर्निंग है, अधिगम है, उसको प्रभावित करते हैं। तो क्या ये होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा कि इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज नॉट मीनिंग मेकिंग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये संभव नहीं है क्योंकि जो आपकी अधिगम का जो आशय अर्थ है वो अर्थ लगाना नहीं होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है वो सही है। तो मैं आपको आंसर बताऊंगा कि सबसे जो सही आंसर है वो क्यों है, और बाकी के भी बता दूंगा कि बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत क्यों है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो आपकी लर्निंग होती है, मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया, ठीक है ना, तो आपने अगर देखा होगा कि आप शायद इस क्वेश्चन का कोई आंसर जो 3 ही लगाया हो, क्या पता किसी और यहाँ पर स्टूडेंट ने यहाँ पर आंसर नंबर 1 लगा दिया हो, 2 लगा दिया हो, 3 लगा दिया हो। तो यहाँ पर आपके बात समझने की है, आप कौन सा शब्द है कौन से कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर कई बार ऐसा भी देखा होगा कि आप अपने दोस्त को कुछ बातें कह देते हैं तो कोई बुरा मान जाते हैं, हालांकि आपका ये मतलब होता नहीं है कि आप उनको हर्ट करना चाहते हैं, बट बाद में आप कहते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, ठीक है ना, कि हाँ। तो आप ये ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके कई बार जो शब्द होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आप जो वो है वो उसको एक ही तरह से बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, वो अलग अलग उन्होंने जो भी मीनिंग समझा उन्होंने पैसेज में से वो उन्होंने ले लिया। तो यहाँ पर यही तो ऑप्शन में भी लिखा हुआ है कि इट इज नॉट, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर जो आपका फैक्टर है किसका, लर्निंग का, लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल, ये अलग अलग आप में पाया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये जो 3 है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 4 है वो क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इट इज नॉट पॉसिबल, क्या लिखा है कि इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज नॉट मीनिंग मेकिंग। तो यहाँ पर लर्निंग, ये कहा जा रहा है कि जो लर्निंग होती है मीनिंग मेकिंग नहीं होती है, हालांकि ये लर्निंग मेकिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीनिंग मेकिंग जो आपकी लर्निंग होती है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर नॉट ना लगा होता तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट में तो लिखा हुआ है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, है ना। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट इज पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज नॉट, क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर जो टीचर ने अभी तक उनको समझाया नहीं है, तो यह बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ का क्वेश्चन बना है कि 2005 का जो एनसीएफ था, लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स करेक्टर, की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 के अनुसार जो अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो आपको बताना है क्या ये एक्टिव सोशल है यानी कि सक्रिय सामाजिक है, या फिर पासिव सिंपल है कि निष्क्रिय सरल है, या फिर पासिव सोशल है, या फिर निष्क्रिय सामाजिक है, या फिर एक्टिव सिंपल है कि सक्रिय सरल है। तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताऊंगा कि यहाँ पर जो आपका अधिगम है, ठीक है ना, ये अधिगम आपका होता कैसा है। ये
अगर आप देखेंगे कि क्या ये पैसिव तो पैसिव हो सकता है, नहीं पैसिव तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गए। तो अगर हम यहाँ पर अगर आपका ये जवाब देखें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट और हमें फोर्थ में से कोई लग रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्टिव या फिर सिंपल हो सकता है, तो यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका लर्निंग है, ठीक है ना, लर्निंग का जो स्वभाव है वो एक्टिव तो होता ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमने चूज करना है कि सोशल होगा या सिंपल होगा। तो यहाँ पर जो लर्निंग होती है, कोई जरूरी नहीं होगा कि आपकी जो लर्निंग होगी वो सिंपल ही होगी। तो लर्निंग यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्टिव एंड सोशल, कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन करेक्टर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो आपकी लर्निंग होती है वो एक्टिव होती है और सोशल भी होती है। तो अक्सर हमने यहाँ पर कितनी बार देखा है, वैगॉट्स्की हो गए और यहाँ पर कितने सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि वो सोसाइटी से है जो बच्चा है वो काफी कुछ सीखता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, सक्रिय और सामाजिक है आपका जो भी लर्निंग है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखते हैं, टू अनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर्स टू। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पहले हम एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एनेबल स्टूडेंट्स, कि हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स हमारे विद्यार्थी हैं उनको हम इनेबल करेंगे, योग्य बनाएंगे। किसमें योग्य बनाएंगे, सोचने में। क्या सोचने में, इंडिपेंडेंटली, कि ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली मतलब कि जो बच्चे हैं उनको इंडिपेंडेंट तरीके से, जो स्वतंत्र रूप से जो भी चिंतन है सोचने में हम उनको काबिल बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो टीचर है उसके लिए क्या जरूरी है आपको यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट को देखें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऑफर रिवॉर्ड फॉर ईच सक्सेस अचीव्ड बाय द स्टूडेंट, कि यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप बच्चों को यहाँ पर पुरस्कार देंगे तो जो बच्चे होंगे वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तरीके से सोच सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 2, टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, कि यहाँ पर विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। तो क्या ये होगा। या फिर ऑप्शन नंबर 3, गिव इंफॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट और अ चंक्स, कि यहाँ पर जो बच्चे हैं छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। तो क्या ये होगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन इट्स एन ऑर्गेनाइज मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल, कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि जो पूर्ण स्मरण करने में सरलता हो। तो क्या होगा। सबसे पहले अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम आंसर को काटें लास्ट से, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। सो यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनाइज मैनर में आप बच्चों के सामने मटेरियल रख देंगे तो यहाँ पर फिर टीचर की जरूरत ही क्या है। किताबें तो पढ़ी हैं, एक बार कोई भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज मैटर यहाँ पर जो भी है आपकी किताबें हैं एक बार सेट कर दी जाएंगी एक्सपर्ट्स के द्वारा, बच्चों को पकड़ा दो, किसी स्कूल में टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें 3 की, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन को आप स्मॉल पार्ट्स में बांट देंगे और बच्चों को दे देंगे, तो यहाँ पर भी ये बात गलत हो जाएगी। तो इसमें बच्चे का जो कह सकते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट कैसे सोच सकता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऑफर रिवॉर्ड फॉर ईच सक्सेस अचीव्ड बाय द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। तो आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि जो भी यहाँ पर इनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है ईच सक्सेस, तो यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर रिवॉर्ड देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, जो भी वो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी यहाँ पर हमने कितनी बार कहा है कि जो आपका एक्सटर्नल रिवॉर्ड होता है वो बच्चों को ज़्यादा देर तक काम नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बच्चों का टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, कि यहाँ पर जो विद्यार्थी होंगे बच्चों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें। मतलब ये कि जो भी अपना अधिगम है, अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो लर्निंग है, उनको वो अपने आप जब कंट्रोल करना सीख जाएंगे तभी तो वो क्या कर पाएंगे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर पाएंगे। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है उसके बारे में, सॉरी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी देख लेते हैं अब, कि इफ अ टीचर wants a student to acquire problem solving skills the student should be engaged in activities that involves। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं कि टीचर की बात कही जा रही है, टीचर वांट हर स्टूडेंट्स टू, क्या कहा जा रहा है कि टीचर अपने बच्चों को चाहता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है ना, ठीक है, जो भी समस्या को सॉल्व करने की जो स्किल होती है
इसको अक्वायर करें। तो यहाँ पर जो बच्चे होंगे तो यहाँ पर शुड बी एंगेज्ड इन, तो यहाँ पर कौन कौन से उन बच्चों को कामों में लगाना चाहिए, कौन कौन सी गतिविधियों में बच्चों को लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे कि आपको ये सामने क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, तो क्या उनको ऐसे एक्टिविटीज में लगा देना चाहिए कि बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्य पत्रक में आपको लगा देना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 2, रिकॉल मेमोराइजेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन, कि आपको रट्टाफिकेशन करवानी है बच्चों को, स्मरण करना, रटना और समझना, तो क्या ये होगा। या फिर ऑप्शन नंबर 3, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि आप उसको क्या करेंगे, ड्रिल और अभ्यास जो होगी, जो प्रैक्टिस होगी वो करवाएंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 4, इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, की जो पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना। तो बिल्कुल आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ही बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने जो भी यहाँ पर बच्चे हैं उनका यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक है, जो स्किल है वो डेवलप करनी है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए इंक्वायरिंग, कि पूछना, तर्क करना, बच्चों में अगर आप यही डेवलप करेंगे तभी आप सही जो है उनका कहते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तभी वो उनकी डेवलप हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर वो गलत तरीके से चीज़ों को पेश कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ आप उसको वर्कशीट दे देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर चैप्टर पढ़ाने की भी क्या जरूरत है, आप उसको सिर्फ वर्कशीट ही दे दीजिए, वो ऐसे पढ़ लेगा। ऑप्शन नंबर 2 में भी कहा जा रहा है कि रट्टा लगवाएंगे हम उसको। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि सिर्फ उसको अभ्यास करवाएंगे। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है फर्स्ट 3 वो हो जाएंगे गलत। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 4 है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखते हैं, नोइंग द नाइव कंसेप्शन दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम, कि कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। नाइव क्या होता है, भोली अवधारणाएं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो कई बार गलत चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। अगर आपने उनको लेसन पढ़ा दिया, ठीक है ना, तो वो उनके मन में बड़े सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने उनको अगर कोई कंसेप्ट समझा दिया, ठीक है ना, तो उनके मन में बड़े सवाल आ जाएंगे कि अच्छा यार ये ऐसे होता है। तो वो उनके जो कंसेप्ट होते हैं वो गलत होते हैं, कंसेप्शन बना लेते हैं अपने मन में। भोली भाली प्रवृत्ति वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे कि बच्चों की तो चलो शुरू से ही ऐसी होती है, तो वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को गलत वे में समझते हैं। तो अगर वो ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुल डाउन द टीचर्स मोरल सिंस इट इंक्रीजेज हिज वर्क, कि शिक्षक को हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। तो क्या होगा कि भाई इससे अगर बच्चा ऐसा करता है तो बच्चे जो टीचर है उसका कार्यभार बढ़ेगा। तो अगर भाई टीचर का कार्यभार बढ़ेगा तो टीचर का फिर काम ही क्या है, अगर बच्चे के वो कंसेप्ट है वो नहीं क्लियर कर सकता। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 2, डज नॉट सर्व एनी पर्पस, कि ये कोई काम का ही नहीं है, कि शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, हेल्प द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, कि जो यहाँ पर शिक्षक है शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने के लिए योजना बनाने में यह सहायता करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कि हैम्पर्स द टीचर प्लानिंग एंड टीचिंग, कि शिक्षक को योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। तो क्या ये होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका 3rd है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही होगा। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत क्यों होंगे इसके बारे में भी हम जरूर से डिस्कस करेंगे। तो आपका सबसे पहले हम लगाते हैं जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर ये सही क्यों होगा, क्योंकि अगर आपने जो बच्चे के जो पुराने कंसेप्ट हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आए हैं, भोली भाली मतलब कि कंसेप्ट को वो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके क्लास के सामने और कह रहे हैं कि सर हमें ये समझाइए या फिर मैडम हमें ये समझाइए। तो आप क्या करेंगे, आप ना नेक्स्ट टाइम उन बच्चों के ना जो थिंकिंग प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे कि अच्छा बच्चा ना कुछ इन कंसेप्ट को इस तरह से ले रहा है, तो आप क्या करेंगे अपनी प्लानिंग में थोड़े बहुत चेंजेस है वो लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आपकी जो भी टीचर की जो प्लानिंग है टीचर की उसको और मीनिंगफुल बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और यहाँ पर जो 3 है 1, 2 और 4 ये पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि ये सब फालतू की बातें हैं, इससे टीचर का काम बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि ये किसी काम का नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो टीचर की जो प्लानिंग है यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। तो इसमें से आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए फैक्टर में से कौन सा जो फैक्टर है वो लर्निंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अधिगम को प्रभावित करता है। मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, की भाई जो भी शिक्षार्थी हैं उसका प्रेरणा, या फिर मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, या फिर टीचिंग स्ट्रैटेजीज की शिक्षार्थी की परिपक्वता शिक्षण युक्ता, या फिर ऑप्शन नंबर डी
कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, कि शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर है वो आपकी लर्निंग को प्रभावित करता है, आपका जो भी अधिगम है प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम शुरू से ही चलो डिस्कस करते हुए चलते हैं कि क्या मोटिवेशन ऑफ द लर्नर प्रभावित करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप ही हैं, ठीक है, आपको अभी पता ही नहीं है कि सीटेट का एग्जाम होने वाला कब है, ठीक है ना, किसी को नहीं पता। आपको यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कहेंगे, जो अभी शायद 2-3 महीने पहले ही कह रहे थे कि हाँ भी इस तारीख को पक्का एग्जाम होगा ही होगा, बट यहाँ पर अभी भी फिर भी उस टाइम पर भी सरकार ने क्लैरिफाई किया नहीं था, बट फिर भी वो लोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो मैं बस ये बात बताने का मकसद यही है कि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि सीटेट का एग्जाम कब है, तो अब आपका जो मोटिवेशन है वो भी मरता जा रहा है। आप तैयारी नहीं कर रहे सीटेट की ना, आप अच्छे ढंग से, जो भी यहाँ पर बच्चे सीटेट के एस्पिरेंट्स थे वो भी उन्होंने भी पढ़ना छोड़ दिया है कि छोड़ो अब एग्जाम तो हमें पता नहीं है कब है। तो यहाँ पर अक्सर आप ऐसे बहुत सारे यहाँ पर बातें देखते होंगे, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा भी कि सर एग्जाम बताइए कब है, उनको अभी क्योंकि मोटिवेशन मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा? क्योंकि जब तक आपको अगर मोटिवेशन नहीं आता तो आपकी जो लर्निंग है वो यहाँ पर टुक प्लेस नहीं होती, नहीं आपके मन में बैठेगा कि हाँ भी हमने मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, की शिक्षार्थी की परिपक्वता, तो जो आपकी मैच्योरिटी कितनी है, आप छोटे हैं बड़े हैं, तो आप ये तो मानते हैं ना कि जो छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो याद करने में, या फिर जो बड़े हैं उनमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क आपको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये भी फ़र्क डालता है आपको अधिगम में। और जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट 2 ये तो सही हो रहा है अभी। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, टीचिंग स्ट्रैटेजी, मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप अगर देखते होंगे कि हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा भी वाइडर वे में लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सीधा आंसर भी देख सकते हैं कि इसका ये आंसर है, इसको समझने की बजाय, है ना, हमारा जैसे कि हम रोज के 10 क्वेश्चन करते हैं तो इसको हम 5 से 6 मिनट में भी सभी 10 क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट हमें फिर भी 20 से 25 मिनट या फिर आधा घंटा भी लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जो भी हमारे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर टीचिंग स्ट्रैटेजी है तो वो क्या प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा, जो आपका टीचिंग स्ट्रैटेजीज है, कि जो शिक्षण युक्तियां हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डी ऑप्शन की, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, कि जो आपकी शिक्षार्थी की जो शारीरिक और संवेदक स्वास्थ्य है कि क्या है, ठीक है ना, क्या वो प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, यहाँ पर ये क्या कहा है इन्होंने कि फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। मान लीजिए कि जो आपकी इमोशनल हेल्थ है, आप थोड़े से दुखी हैं, ठीक है ना, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई बार आप थोड़े से बीमार हैं फिर भी आपका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। अगर आप वही फिजिकली एकदम फिट होते हैं तो आपका पढ़ाई में मन भी लगता है, सभी बातें आपको समझ आती हैं, आपका मन भी लगता है, डिप्रेशन में नहीं होते आप, ठीक है ना। तो ये भी प्रभावित करता है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है, इसी में आपको जो फर्स्ट 4 ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो चारों हैं वो बिल्कुल ही यहाँ पर सही हैं। तो चलिए चलते हैं, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखते हैं मीनिंगफुल लर्निंग इज। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सार्थक अधिगम है, क्या है ये आपको ये बताना है। पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, की उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युगम तथा साहचर्य, तो क्या ये है, या फिर इमिटेशन ऑफ अडल्ट्स एंड मोर एबल पीर्स। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, या फिर ऑप्शन नंबर 3 पासिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, की दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। तो आपको ये बताना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्टिव क्रिएशन ऑफ द नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निजी अनुभवों के ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम गलत जो है उसको काटेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो आपका इंपेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन, जो आपका स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पर इन्होंने कह दिया कि भाई मीनिंगफुल लर्निंग ये होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है यहाँ पर ये लर्निंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ये सिर्फ नकल की बात कही जा रही है कि वयस्कों, यहाँ पर जो भी इमिटेशन है आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना, इमिटेशन ऑफ अडल्ट्स एंड मोर एबल पीर्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि पासिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पासिव रिसीविंग नहीं होती, एक्टिव होती है वो। यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिखाई दे रहा है कि एक्टिव क्रिएशन ऑफ द नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, की निजी अनुभव से ज्ञान की संरचना की का सक्रिय निर्माण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपका इस पर टिक करना है आपने। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे यहाँ पर 8th क्वेश्चन पर, तो देखते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग। तो आपको ये बताना है कि विद्यार्थियों के
प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? आपको ये बताना है। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट इन अ डिडक्टिव मैनर, कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करता है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 नोइंग द कंसेप्ट दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम, कि स्टूडेंट के जो भी विद्यार्थी हैं कि उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वो कक्षा में आते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 रिक्वायरिंग स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू द हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, कि विद्यार्थियों के उच्चतर स्तर पर प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर ऑन लर्निंग बाय एफर्ट, कि यहाँ पर बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को वो क्या कर रहे हैं कि कैसे देख और सुधार सकते हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने किसकी बात कही है? नॉट की, कि यहाँ पर प्राइमरी टास्क टीचर का नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कौन सा आपके टास्क होंगे, ठीक है ना, टीचर के टास्क कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर एंड इंप्रूव देयर ऑन लर्निंग बाय एफर्ट्स, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। किस बात के लिए? अगर ये नॉट ना लगा होता, ठीक है ना, नॉट नहीं लगा होता तो ये भी आपका आंसर सही होता। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरिंग स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू द हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, तो ये बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को उस जो प्रश्न होते हैं उसका भी अपेक्षा करनी चाहिए, भी वो करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका जो है वो क्या है, वो भी सही होगा। क्यों सही होगा? नोइंग द कंसेप्ट दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम, कि बच्चे कौन से कंसेप्ट को लेकर क्लासरूम में आते हैं, ये भी आपका जानना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें, क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, मतलब ये कि जो भी आपकी किताबों में है सीधा बच्चों को पढ़ा दिया, समझा दिया, बस आपका काम खत्म। तो ये बात तो नहीं ना होती, ये टीचर का काम तो नहीं है कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो यहाँ पर गलत है। गलत कहने का मतलब कि आपका जो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट, कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको ये बताना है कि डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द मैचुरेशन एंड लर्निंग, कि विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, या फिर डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि जो विकास है वंशानुगतता, क्या लिखा हुआ है कि वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अनंतिक्रिया होती है, या फिर जो एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द चिल्ड्रन, क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चों में जो व्यक्तित्व जो विभिन्नताएं होती हैं वो बहुत ही पाई जाती हैं। या फिर जो डेवलपमेंट है इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइसली, कि यहाँ पर जो आपका जो विकास है वो जो क्या कहा जा रहा है कि परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका जो ठीक ठाक समापन हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा सही है। सही कहने का मतलब कि इस ऑप्शन के जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सही है, और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर सही है, मतलब कि अगर यहाँ पर इनकरेक्ट आपके क्वेश्चन में नहीं लगा होता तो यहाँ पर कौन से जो ऑप्शन थे आपके सही होने वाले। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट है डिपेंड ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो अभी तो हमने डिस्कस किया ना प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो आपका लर्निंग है, ठीक है ना, या फिर डेवलपमेंट है, ये डिपेंड करता है लर्निंग के ऊपर, मैचुरेशन एंड लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन तो उस हिसाब से सही हुआ। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो आपका डेवलपमेंट है टेक प्लेस करता है, जो आपकी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है वो आपके विकास में प्रभाव डालता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कितनी बार डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर का बेटा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, क्योंकि जो उसका जो मेंटल ट्रेट है, मतलब कि जो उसकी इंटेलिजेंसी है, ऑब्वियस ही बात है उसके फादर से वो ड्राइव्ड हुई है, ठीक है ना, आई है उसमें। बट अगर उसको ऐसा एनवायरनमेंट ही ना मिले तो क्या होगा? मान लीजिए कि उसको आर्ट्स की क्लास में बैठा दिया गया, या फिर उसके जो टीचर है मेडिकल के वो ही अच्छे नहीं है, तो वो कैसे बन पाएगा डॉक्टर? तो नहीं बन पाएगा ना। तो जो आपका जो एनवायरनमेंट है, जो हेरिडिटी है, वो उनका दोनों ही रोल होता है किसमें? डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन नंबर 2 भी उस हिसाब से सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि जो आपका चाइल्ड है यहाँ पर वो इन स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो ये बात भी सही है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट है आपका ये क्वांटिटेटिव होता है। मैं आपको बताऊंगा ये क्वांटिटेटिव कैसे नहीं होता, क्वालिटेटिव कैसे होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ना, जैसे कि हमारी ये
CDP की क्लास चल रही है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी आपको दो प्रकार का देखने को मिलता है, एक तो इकोनॉमिक्स में, एक तो यहाँ पर आपके साइकोलॉजी में। यहाँ पर जो साइकोलॉजी वाली जो बात कही जा रही है वो मनुष्य की बात कही जा रही है, जैसे कि जो दिमाग है वो डेवलप हो रहा है ना। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपकी हम बॉडी की बात करें, बॉडी भी ग्रोथ कर रही है, पर आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है। कैसे? जैसे कि अगर भार देखेंगे, आपका वेट देखेंगे, आपके अगर बाल देखेंगे, तो ये सभी बढ़ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो रही है? ये ग्रोथ हो रही है, आपको दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें तो कोई पर्सन यहाँ पर कितना इंटेलिजेंट है, किसकी उतनी ग्रोथ हो गई है 4 सालों बाद, आप वो नहीं बता सकते, है ना, नहीं बता सकते ना। तो ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव नहीं होती। मतलब ये कि जो आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में आप मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? क्वालिटेटिव वो होता है जो आप देख नहीं पाते, ठीक है। क्वांटिटेटिव वो होता है जिसको आप देख पाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि जो डेवलपमेंट होती है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव ऐसे कि जो आपका दिमाग बढ़ रहा है, जो आपके अंदरूनी जो पार्ट्स हैं उनमें डेवलपमेंट आ रहा है, वो क्या हो रहा है? वो डेवलपमेंट है, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है। अगर हम आपके दिमाग की नहीं, आपके हाइट की बात कर लें, वेट की बात कर लें, ठीक है ना, तो ये सभी क्या है? ये सभी ग्रोथ है। आपके मसल्स हैं, आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके मसल्स भी डेवलप होने लग जाते हैं, तो वो क्या हो रहा है? वो ग्रोथ हो रही है, इसलिए हम उसको क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको भी हम। द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर किसके बीच में इंटरेक्शन की बात कही जा रही है? डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम ऑफ डेवलपमेंट, कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्यों के रूप में हो सकता है। तो आपको बताना है कि चैलेंजेस, लिमिटेशंस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, स्टेबिलिटी, चैलेंजेस, चेंजेस, एक्सप्लोरेशन एंड न्यूट्रिशन, चुनौतियां, सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण, स्थिरीकरण, स्थिरता या फिर परिवर्तन, या फिर खोज, या फिर पोषण। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो हम यहाँ पर बाकी ऑप्शंस को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई डिस्कस करने का मतलब बनता नहीं है। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधा सीधा आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका 2। क्यों सही है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डैश तथा डैश, मतलब कि जो आपकी हेरिडिटी और जो आपका एनवायरनमेंट होता है। तो अभी हमने डॉक्टर वाली एग्जांपल ली थी ना, अभी प्रीवियस कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपके हर जो कॉन्सेप्ट हैं वो किसी न क्वेश्चन में आपके रिपीट हो ही जाते हैं। तो आपका यही आंसर होगा कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो आपका दोनों बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, किसमें? एक विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्यों के रूप में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।